जय हिंद दोस्तों, पीसी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अमूमन मैं किसी चैप्टर के पहले ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी नए बनते हैं और घुमा करके बनते हैं। ये बात ध्यान रखिए आप लोग। तो आइए देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। उस पैटर्न को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। किससे किस आर्टिकल तक? 324 से लेकर के 329। और यदि आपसे भाग पूछेगा तो भाग 15 है। निर्वाचन किस में है? निर्वाचन आयोग की चर्चा किस में की गई है? भाग 15 में। आर्टिकल पूछे तो 324 से लेकर के 329। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं पहले ही चैप्टर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें। तो हर दूसरे पॉइंट में मैं आपसे बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको भी अजीब लगेगा, ये क्या बचा रखे इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अमूमन मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन बार बार मैं दबाव डाल के बोल रहा हूँ इस बात। भारत का निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है यानी जिस निकाय को संविधान के तहत जिसका निर्माण किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का गठन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के माध्यम से किया जाता है। आयुक्तों से किया जाता है जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ये फिर बोलना पड़ेगा, जब जहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ जहां से संभावना है, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है ये बोलने में कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हालांकि चैप्टर के पहले ही मैंने बता दिया, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाता है, ठीक ना। आप लोग देखेंगे कभी कभी बहुत धड़ाधड़ आगे बढ़ जाता हूँ तो आपको लगेगा सर छोड़ भी रहे हैं, तो वहां पे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बार बार मुझे रुक के बोलना पड़ रहा है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, नोट्स में इसको लिखिए आप लोग, ठीक ना। और अन्य आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जबकि जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर ही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। क्लियर? पहला चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था। पहला जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्यीय चुनाव आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993, डेट इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। क्लियर? ठीक। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या है? निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह जो है वो कौन प्रदान करता है? ये ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। आचार संहिता कौन तैयार करता है? चुनाव आयोग तैयार करता है, सरकार नहीं तैयार करती है, ठीक है। चुनाव आयोग तैयार करता है। कौन? आचार संहिता। सभी लोग जानते हैं आचार संहिता के बारे में, यानी अब कैसा आपका आचार रहेगा इस चुनाव के दौरान, ठीक ना। कैसे आप व्यवहार करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है।
निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए कुछ संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। वो कौन कौन से प्रावधान हैं, आइए देखते हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या सर, वो है स्वतंत्रता की बात है, संविधान के तहत किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहेगी इसमें क्या करेगी, बदलाव कर देगी। संविधान में उनको संशोधन करना पड़ेगा इसमें जा करके, ठीक ना। और जो कि इतना आसान है नहीं, उसके लिए इनको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग देखिए, क्योंकि जो है निर्वाचन आयोग ही कहीं ना कहीं तय करता है सरकार किसकी बनेगी, और सरकार मतलब राजा। तो राजा सभी लोग बनना चाहते हैं। एक बार राजा बन गए, आप ऐसा समझिए कि एक बार राजा बन गए तो ऐसा लिखित में तो कहीं नहीं है, ये कहना गलत है, लेकिन आप एक अंदाजा लगाइए कि निर्वाचन आयोग उनके लिए कितनी बड़ी संस्था रह जाती होगी। निर्वाचन आयोग की जो कोई तो मेंबर और जो अध्यक्ष है वो भी तो नियुक्त होते हैं ना, वो भी तो नियुक्त ही होते हैं। तो सोचिए इनके लिए कितना आसान होगा उनके साथ खिलवाड़ करना, अगर ये संवैधानिक संस्था नहीं होती तो। इनको हमेशा धमकाते रहते, अभी हम तुमको हटवा देंगे पद से, नहीं तो हमारे पक्ष में चुनाव का रिजल्ट दो, ये करवाओ वो करवाओ, ठीक। तो ये संवैधानिक संस्था है, तो आयोग के अध्यक्ष को भी पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा जो भी होगा वो संविधान के तहत होगा, और इनको हटाना मुझे इतना आसान है नहीं, ठीक ना। तो ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो ये स्वतंत्रता है, ये आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्र है वो, कि वो जरूरी नहीं है कि सरकार के दबाव में आके कुछ काम करे, ठीक ना। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्तों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, ये नहीं कि ऐसे ही हटा दिए, ठीक ना, फिर उसके लिए पापड़ बेलना पड़ जाएगा इनको, ठीक। आगे, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयोग की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। लाभकारी हो सकता है, अलाभकारी नहीं हो सकता। यानी कि सपोज कीजिए, मान लीजिए उनको अगर 2 लाख रुपए वेतन, अभी मुझे याद नहीं है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मुझे वेतन याद नहीं है चुनाव आयोग कितना मिलता है, 1 2 3 4 5 5 ही है ना, हाँ। देखिए सर को 2 लाख रुपया भी नहीं लिखने आता है, ठीक ना। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं एक डिजिट लेगा, अब ये नहीं कि सर इतना नहीं इतना है, मुझे नहीं याद है, मैं सही साफ साफ बता रहा हूँ कि चुनाव आयोग का वेतन कितना है, ठीक ना। तो सपोज कि 2 लाख रुपए, तो इसको 2,20,000 रुपए या 2,50,000 रुपए किया जा सकता है, लेकिन इसको अलाभकारी यानी 1,80,000 रुपए नहीं किया जा सकता है। क्लियर, समझ गए। 2 लाख रुपए से 2-2.5 लाख किया जा सकता है, 2,01,000 किया जा सकता है, लेकिन उसको घटाया नहीं जा सकता 1 रुपए भी। क्लियर। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक ना। संचित निधि, यहाँ पे निधि जो है संचित है, वो अपने आप जो है उनको उनके अकाउंट में चला जाता है। इस पे कोई रोक टोक लोकसभा नहीं कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती है। क्लियर, कि हम आपका वेतन ही रोक दिए, ठीक। तो इस तरह से स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता है उनके पास कि उनका न वेतन रोका जा सकता है, ना उनको हटाया जा सकता है। तो वो यानी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। अब आ गई बात ईवीएम, है ना। ये क्या, ये बहुत चर्चित शब्द है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक। कोई तो कहता है ये राजा बनाने वाली मशीन है, ठीक। कोई कहता है सरकार बनाने वाली, कोई कहता है कि यही ईवीएम की वजह से मेरी सरकार नहीं बन पा रही है, चीटिंग हो जाता है। तो लोग तरह तरह का आरोप जो है इस बेचारे ईवीएम पे लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, तरह तरह का आरोप लोग लगाते हैं। कोई कहता है ईवीएम जो है वो झूठी है, कोई कहता है ईवीएम जो है, सभी आरोप लगाते रहते हैं, ठीक ना। बेचारी ईवीएम, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ें। बेचारे पूरे भारत का जो है, कुछ लोग तो इसको दुआएं देते हैं, बहुत सारे लोग इसको बद्दुआएं देते हैं कि यही ईवीएम है जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी खराब हो गई है, ठीक। तो ईवीएम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले विधानसभा के 50 बूथ पर केरल के कहाँ पर, केरल के
पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1982 में किया गया था। फिर नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5, कहाँ कहाँ पे प्रयोग हुआ उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ था, बस ये, बाकी आप लोग पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, ठीक। और देखिए, ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर और ट्रायल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपैट की व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची निकलती है ना साथ में, कि किसको आपने वोट दिया, हाथी, कमल, साइकिल, ठीक, हाथ का पंजा, जिसको भी दिया। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया उस पर चुनाव चिन्ह उस पर छप जाता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था, ठीक। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें, ये बड़ा परेशान करता है, इसको नोट्स बनाकर आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर? पढ़ा देता हूं। पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% कम से कम वोट मिले, या पार्टी 4 उम्मीदवार आम चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव में जीते हों, ठीक। देखिए, इसका इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट वो करके आप लोग जाइएगा, एटलीस्ट वो आप लोग कर लिए। क्या कह रहा है ये, कि जो पिछला आम चुनाव हुआ है या विधानसभा चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलेगा? जो पिछला आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवार को 4 या इससे अधिक राज्यों में, 4 या इससे अधिक राज्यों में, यानी कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए हम कोई भी पार्टी ले लेते हैं, एबीसी नाम की कोई पार्टी है, तो एबीसी पार्टी मान लीजिए अभी जो है वो छोटी सी पार्टी है, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहिए एबीसी पार्टी को, ठीक। तो एबीसी पार्टी को क्या होना चाहिए कि मिनिमम 4 स्टेट्स में उसको 6% से कम वोट न मिले हो, यानी कम से कम 6 या 6 से अधिक प्रतिशत में वोट उसको मिले हों। जैसे मान लीजिए कि अगर 200 लोगों ने अगर वोट किया कहीं पे, तो मिनिमम 12 उसको जो है वोट उसको मिले। यहाँ सीट की बात नहीं हो रही, सिर्फ वोट की बात हो रही है, ठीक ना, सिर्फ वोट की। तो कम से कम 12 वोट उसको 4 राज्यों में मिले हो। तो इसे मान लीजिए कि अगर 50,000 वोट पड़ रहा है तो इसका 6%, क्लियर, 50,000 वोट का 6% इस पार्टी को मिले। तो अगर टोटल वोट का 6% कितने स्टेट में, 4 स्टेट्स में अगर मिल जाता है तो क्या होगा, उसको नेशनल पार्टी घोषित किया जाएगा, या फिर पार्टी के 4 उम्मीदवार जो है वो क्या करें, जीत जाएं, विधानसभा या आम चुनाव को जो है वो क्या करें, जीत जाएं, ठीक ना। 4 या तो उनके 4 मेंबर्स जीत जाएं, और या तो 4 स्टेट में 6% वोट उनको मिल जाए, तो दोनों मामलों में उनको मिल जाएगा। पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीट पर जीत हासिल की हो, ठीक ना। लोकसभा के चुनाव में 2% सीटों पर जीत हासिल की हो, या फिर कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। क्लियर? आगे, कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी की राज्य पार्टी का दर्जा, 4 राज्यों में उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया हो, तो भी वो क्या होगा, नेशनल पार्टी उसको घोषित कर दी जाएगी। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र, निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। कब किया गया? 1993। डेट इंपॉर्टेंट है। पंजीकृत मतदाताओं का फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष, अब यहाँ पे फटाफट हम लोग निकलते हैं आगे, प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। कब? प्रतिवर्ष बोल रहा हूँ। इस तिथि को 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र है। कितना? 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। 18 वर्ष, ठीक ना। इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने को पात्र हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। मतदान सूची कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा।
मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से दल हैं और उनके चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी, फिर उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, झाड़ू, पुस्तक इनका ये है हाथी पंजा कमल। क्लियर? ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, ये एक बार लिस्ट आप लोग बस ऐसे देख लीजिएगा। ठीक, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चुनाव आयोग से संबंधित प्रमुख समितियां, जयप्रकाश नारायण समिति, तारकुंडे समिति, शकधर समिति। ठीक ना? इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? लगभग नाम जो है वही थे। ठीक, लगभग क्या वही। और इनका जो है गठन किन किन वर्षों में किया गया था? जयप्रकाश नारायण समिति 1974। कब? 1974। तारकुंडे समिति 1974 और शकधर समिति 1981। ठीक है, इसमें क्या क्या कार्य किए गए? मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने का प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया। 3 सदस्यीय आयोग चुनाव करेगा और 21 वर्ष से 28 वर्षीय जो है एज कर दी गई। इसमें वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष निर्धारित की गई। ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने खातों में, यानी उनके खाते होते का ब्यौरे की बात की गई। 1981 में मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य करना शकधर समिति के द्वारा किया गया 1781 में। फिर गोस्वामी समिति, इंद्रजीत समिति और जीवन रेड्डी समिति। ठीक ना? ये कब कब बस बनाई गई, इनका क्रम बस याद कर लें ताकि पूछे तो आपसे हो जाए, ताकि पूछे तो आपसे हो जाए। ठीक, अब अगला जो हमारा चैप्टर है वो है लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, आइए देखा जाए ना। तो लगातार बोलते बोलते गला भी सूखने लगता है। 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाइए, है ना? आता हूं। चलिए देखते हैं हम लोग लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, जिसकी ज्यादातर लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे देखिए 2 बात है। ठीक ना? यहाँ पे 2-3 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पीछे ये चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। तो जब एक्ट पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? 1919 का एक्ट। लेकिन जब आपसे ईयर पूछेगा तब किस साल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ये जब आपसे पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? 1926। 1926। ठीक है, 1926। ठीक है, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक, एक्ट 1919, लेकिन स्थापना की गई कब? 1926 में। क्लियर? लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। कब की थी? 1924 में। कब की थी? 1924 में की थी। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। नोट कर लीजिए। ठीक,
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक, 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्ष के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि नियुक्ति तो आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। क्लियर? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष होता है। यहाँ पे 65 नहीं है। ठीक ना? इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वह अवकाश ग्रहण कर लेंगे, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा जो है वित्त आयोग। कौन सा आयोग? वित्त आयोग है। तो संविधान के 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह आर्टिकल ध्यान रखें। कुछ पेज छूट गया क्या? स्कैन करने में शायद एक आध पेज छूट गया मे बी। ठीक है, दिखवा लूंगा, इसको कंप्लीट करा दूंगा मैं आपका। चलिए आइए देखते हैं वित्त आयोग को, देखता हूँ छूटा होगा तो करा दूंगा। ठीक, वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, कितने? 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है यह आर्टिकल। वित्त आयोग वित्त प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? वित्त आयोग द्वारा संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगामों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या कहता है कि करों का वितरण किया जाता है इसके द्वारा। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में से सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। ठीक, ये बस आप लोग एक बार देख लीजिए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तक गठित वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, दूसरे के संथानम, तीसरे के ए.के. चंदा और चौथे के डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। ठीक, बाकियों को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना, लेकिन ये 4 रट डालिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ठीक, संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 में देश के जीएसटी जो है वो देश का लागू किया गया था। ठीक है, हमें लगता है कि शायद ज़्यादा हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक ना, तो बस थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। वस्तु और सेवा कर परिषद में ठीक देखते हैं ये चैप्टर। ठीक ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक ना, वस्तु और सेवा कर परिषद को दूसरे लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना इसको। तो तब तक के लिए आप लोग जो है रिवीजन जरूरी है, रिवीजन आप लोग जरूर करिए। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? वित्त आयोग देख लिया,
और निर्वाचन आयोग, ठीक, निर्वाचन आयोग। और क्या, हाँ ये 2 चैप्टर आज हम लोगों ने देखा, 19 और चैप्टर नंबर 20। तो इन जो मैं बोलता हूँ नोट्स बनाइएगा, उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक ना। बिना नोट्स के वो चीज़ें कंफ्यूज करेंगी और आपको याद नहीं होंगी, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।